अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, सियालकोट के हल्के PP 52 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान नून लीग की उम्मीदवार हिना चौधरी ने मार लिया। हिना चौधरी ने PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन को 39,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का सहरा मरियम नवाज की हुकूमती कारकर्दगी को दिया जा रहा है, जबकि PTI इस इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को धांधली की मरून मिन्नत करार दे रही है। PTI की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हिना चौधरी को जितवाने के लिए हुकूमत पंजाब ने RO ऑफिस को कंटेनर्स लगाकर एक रात कबल ही बंद कर दिया था। इसके अलावा नताइज मुरतब करते वक्त PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को RO ऑफिस दाखिल नहीं होने दिया गया, जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम आयद कर रही है, वहीं हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी इस इंतखाब में धांधली का शोर डाल रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का कहना था कि सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब ने हमारे कुछ दोस्तों को बेनकाब कर दिया है। मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 का ताना देते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग को शाम को नताइज मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में पहुंचना होता है। लेकिन यह बात एक जमहूरी जमात को जेब नहीं देती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद का ट्वीट करते हुए कहना था कि ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का कब्जा हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि उम्मीदवारों को फॉर्म 45 मुहैया किए जाएं, जिससे इस ज़िमनी इंतखाब की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि वो मुल्क भर में सबसे मकबूल सियासी जमात है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यह भी ख्याल है कि 10 मई के बाद उनकी मकबूलियत पहले से ज्यादा हो गई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी मकबूल जमात को RO ऑफिस के बाहर कंटेनर्स लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर मुस्लिम लीग नून वाकई मुल्क की सबसे मकबूल जमात है, तो फिर RO ऑफिस में अपने सियासी मुखालिफ की एंट्री को क्यों बंद करना पड़ा? अगर मुस्लिम लीग नून वाकई इस मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, तो फिर कितना अच्छा होता कि सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा सबके सामने बनाया जाता, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इन्हीं सभी इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका भी सर, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। मैं राजा साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। समढ़ियाल बाय इलेक्शन सर, आपने देखा है कि उसको लेके बड़ी ही बातचीत, तनकीद, बहुत कुछ जो है वो हम रात से देख रहे हैं कि मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। सर किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जो कुछ वहाँ पर हुआ और मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया? सर इतना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है, तो सर RO ऑफिस के बाहर कंटेनर्स लगा के वहाँ पर जो अपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको अंदर ना जाने की इजाज़त हो, आपके जो कैंडिडेट हैं वो अंदर जा सकते हो, मल्टीपल मामलात हैं सर वहाँ पर जो ऐसे हुए जो कि चीज़ों के ऊपर फिर शकूक व शुबहात जो है वो जन्म देते हैं उन मामलात के ऊपर, या उनको जन्म देते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो कुछ हुआ वहां पर? शकूक व शुबहात तो लफ्ज के अंदर ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है कि, और फिर जन्म तो हमेशा जो है वो इन्फेंसी की मामलात होते हैं और वो चलता ही। तो मैं अल्फाज की, मैंने ग्रामर की लुगत की बात की। अब गुजारिश है कि ये जो फर्क है उसके अंदर, वोट्स के अंदर, अच्छा उसको भी छोड़ दें। आप हर पोलिंग स्टेशन के या जितने सब ऑफिस थे वहाँ पे के माहौल को देख लें। यानी पहली बात तो ये क्लियर करना है ना कि उसमें उस इलेक्शन में विक्ट्री किसकी हुई। ये मुमकिन है कि 38,000 ना सही कोई 100-200 वोट की कहीं पे किसी जगह पे दोबारा गिनती की गुंजाइश हो, किसी जगह पे गिनती के दौरान आ जाता है कि ये निशान आधा इधर था। इस किस्म की चीजें कोई इलेक्शन, और बिलखसूस ज़िमनी इलेक्शन, मुझे आप बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन, और जब एक इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा हो किसी तारीख पे, तो उस दिन कोई एतराज़ात से खाली हुआ हो, शकूक व शुबहात से खाली हुआ हो, और अगर ये मार्जिन कोई कम होता तो फिर तो शायद कोई वजन भी होता उस बात पे। तो ये चीजें होती हैं, हुकूमत पे इल्जामात भी लगते हैं, और जहाँ पर इंटेंशन ही इल्जामात की हो कि शुरू में ऐसे होता है। और ये इलेक्शन तो एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक किसी हारने वाले ने इल्जामात लगाने से इज्तनाब किया हो, तो मुझे कोई ऐसी इलेक्शन कोई जिक्र कर दे। नहीं सर, मैंने तो शकूक व शुबहात की वजह भी सवाल में सारी तो इसी किस्म की नहीं सर, मैंने तो शकूक व शुबहात की वजह भी सवाल में रख दी ना कि कंटेनर्स लगाए, RO ऑफिस के रास्ते बंद किए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। जो मैं वही बात करूंगा कि इलेक्शन जो RO ऑफिस होता है, ये चूंकि पूरे हल्के का जो है वो एक हेडक्वार्टर होता है, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि RO ऑफिस में जो है वो वर्कर्स या वो लोग खुसूसन एक इश्तियाल का जहाँ पर मौका होता है
वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉशियस, एक्स्ट्रा कई दफ़ा कॉशियस होती हैं किसी जगह पे, और आपने देखा होगा अक्सर कि जहाँ पे इस टाइप की चीज़ और जहाँ खदशात हों, जहाँ पे रिपोर्ट्स हों कि झगड़ा होगा, और बिलखुसूस इलेक्शन के रिजल्ट्स के टाइम वहाँ पर बहुत से ऐसे कल वाक़यात आपने सोशल मीडिया पे या वीडियोस पे देखे होंगे जहाँ पर मुखालिफ लीडरान आमने सामने आ गए, या कोई किसी एक जमात का लीडर किसी दूसरे जमात के वर्कर्स के नरगे में आ गया और नारेबाजी हुई, कहीं पे धक्कम पेल भी हुई। इस किस्म की चीजें उस वक्त जज्बात गर्म होते हैं, तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं ये हमेशा दी जाती है, बाहर निकालना भी प्रिवेंटिव मेजर है। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनके पोलिंग एजेंट्स को भी निकाला गया बाहर गिनती के वक्त। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना जी, ये तो ये कह रहे हैं किसी जगह पे हुकूमती जो होंगे उनको भी निकाला गया होगा। ये तो लोकल जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसकी वो चूंकि इंचार्ज होता है, इस पर उसे मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं, तो वो कीपिंग इन व्यू अपने पोलिंग स्टेशन पे, और कई जगह पे कई दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं। अभी 24 के इलेक्शन में मैं खुद कैंडिडेट था, और जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं वोट डालने के लिए गया, मेरे साथ को 2-3 लोग थे, पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर साहब थे, मैं गुलरेज के पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग गवाह हैं, और उन्होंने बड़े हार्श होकर उन्होंने कहा जी निकल, मैंने कहा जी मैं कैंडिडेट, उन्होंने कहा जी कैंडिडेट भी है तब भी आप यहाँ से इस दरवाजे से बाहर जाए, और फिर मुझे दोबारा आना पड़ा। तो इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। चले मैं न्याजी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं सर, लेकिन जो फॉर्म्स आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे जिन पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं है। मैं मजीद आपसे बात करती हूँ न्याजी साहब। सर एक तो आपने राजा साहब की गुफ्तगू सुनी, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जब हाथ खाली हो, कारकर्दगी कुछ भी ना हो, तब जोर जोर से चीखना और चिल्लाना ही रह जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जाहिर ये इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग वाले, क्या आप लोगों ने सिर्फ वतीरा बना लिया है? क्या हर इलेक्शन से पहले ही आप लोग शुरू हो जाते हैं कि धांधली होने वाली है? यशवीन, इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, जो जिनके पास आज आईनी ओहदे भी इन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो वो खुद समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर जो है अपने राजा परवेज अशरफ ने तहफुजात अफजल चंद जो है उनका पीपल्स पार्टी का जो है जनरल सेक्रेटरी अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि अगर ताकत के जोर पे भी एक सीट जीतनी है तो फिर आपका गवर्नमेंट में रहने का क्या फायदा है। और जो कुछ समड़ियाल के अंदर किया गया है कि पुलिस जो है वो बैलेट बॉक्स उठा के ले जा रही है, और आरओ के साथ जो कुछ हुआ हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। और आपके बहुत सारे मीडिया के अंदर जो आपके एंकर्स थे, जो आपके बहुत सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता लोग थे, उन्होंने अपने ट्वीट्स में, अपने मीडिया उसमें उन्होंने बताया है कि ट्वीट्स में भी बताया है, हमारे पास भी वीडियोस भी हैं कि वहां पे क्या लोगों को जख्मी किया गया, मारा गया पुलिस की तरफ से। तो ये भी तो तारीख बता रही है कि क्या हुआ है, और इस इलेक्शन को अगर इन्होंने इसी तरीके के साथ जीतना है तो फिर बता दे, इलेक्शन कमीशन भी बता दे, ये इतने आप खर्चे करने की और इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है। एक नोटिफिकेशन जारी हो जाया करे इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हमारा नुमाइंदा है, फिर लोगों की विल और लड़ाई हो जाती है ना, क्लैश हो जाता है, वहां पे सर दोनों पार्टीज के लोग होते हैं ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नून लीग वाले थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, आपकी साइड के लोग भी थे। और जो बात पे राजा साहब कर रहे हैं वो बात तो आपकी इस बात से जस्टिफाई होती है ना कि खदशा था कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो सकती है जिसकी वजह से कंटेनर्स लगाना पड़े, सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ी, अब उस पर भी इल्जाम लगाया जाता है। ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे, अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जी के देखिए ये वही आरओ है ना जिसने अपना इससे पहले नेशनल असेंबली की सीट में जो हमारे आजकल वजीर दिफा बने हुए हैं 47 के, तो उनको तो भी 70,000 की लीड से शिकस्त हो रही थी, उसे जितवा दिया गया, उसको फिर दोबारा यहाँ पे लाया इसलिए गया कि वो हमारे वो कारीगरी करेगा, उसने कारीगरी की। इससे पता अब मुल्क के अंदर ये समझ रहे हैं कि या लोगों के अंदर ये समझते हैं कि हम उनको मायूस करेंगे और उनको बताएंगे, उनको दबाएंगे कि आप बेशक जिसको वोट देते रहे, हम वोट जो है वो छीन लेंगे, आपकी जो विल और विश है उसको हम रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। ये अमल किसी तरीके के साथ भी मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जमहूरियत इससे मजबूत नहीं हो रही, बल्कि इससे जमहूरियत
जो रही सही कसर है वो भी बेसिकली तो है नहीं, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल में तार तार किया जा रहा है। और जिस हालात में लोगों को ले जाया जा रहा है, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अब ये सोचे कि आप पिछले 2.5-3 साल के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ होता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो आपकी जो लोगों के अंदर जो अनरेस्ट है वो मैं समझता हूँ कि खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी सिस्टम के लिए इंतहाई नुकसानदेह अगर है। वैसे ये चूंकि जमहूरी रहे नहीं है, इनका मकसद है कि मारो जेलों में डालो, केसेस बनाओ, डराओ धमकाओ। इसी सर लेकिन लीड इतनी बड़ी है। राजा साहब ने एक और बात भी तो की ना, लीड देखें कितनी बड़ी है, कोई 100, 200, 500 लीड तो नहीं है ना। आप लीड इनकी क्या बात करते हैं, जहाँ इनके 500 वोट थे उन्होंने 5000 लिख दिए, और जिनके 5000 थे उनके 5 लिख दिए, तो लीड तो इन्हीं की बननी थी ना। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक इदारा ही इंडिपेंडेंट न रहा, जिसके ऊपर पूरी कौम ने एतमाद किया कि जी हमारा इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा होगा हाँ। जो हमारे दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो हमारे दरमियान फैसला करेगा, जब अंपायर की उंगली उधर चली गई हो, बल्कि वो पूरा अंपायर ही उधर बैठ जाए जाके, तो फिर लीड कितनी भी हो सकती है। लीड की तो आप फिर बात ही ना करें। मैं राजा साहब से ये जो भी आपने देखिए जी आप लोगों से जाके सर्वे कर लें कि उन लोगों ने किसको वोट दिया है। इनकी कोई एक रैली हुई हो, लोगों ने इनको वेलकम किया हो, वहां पे लोगों के जो जज्बात थे समड़याल के अंदर, वो आप जाके नोट करें। देखिए ये बेसिकली लोगों के जज्बात को जिस तरह रौंदा जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। चले मुझे इजाजत दें, क्योंकि सर आप जो बात करें ना राजा साहब, जो बात अभी कर रहे हैं नियाजी साहब या पीटीआई वाले, वो तो जाहिर है तनकीद एक पुराना एक इशू बन गया ना, तनकीद आती है पीटीआई की तरफ से, वो कहते हैं धांधली हुई है। मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा कह रही है कि जब हाथ खाली हो, कारकर्दगी कुछ ना हो, तब आप जोर जोर से रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर यही तरीका कार होता है। पीपल्स पार्टी के बारे में भी सर यही ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, क्योंकि इतनी ही ज्यादा बुलंद आवाज में वो भी इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं को तो आदत हो गई है, क्योंकि उनको शाम को फॉर्म 47 के जरिए नताइज मिल जाते हैं और वो इसी तरह से असेंबली में आते हैं। जी मैं इन सारी चीजों को रिफ्रेज कर देता हूँ। हाँ। देखिए इलेक्शंस को हमेशा आप एक स्टैटिस्टिक्स की नजर में और माजी के रिजल्ट्स की रोशनी में देखते हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों के मैंने बयान तो नहीं सुने, लेकिन मैंने रिजल्ट्स जरूर देखे। तो 2024 का इलेक्शन था जिसपे पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर आमन्ना सद करना जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो उसमें 2000 के लगभग पीपल्स पार्टी की वोट थी और उसमें इजाफा हुआ। अब जो तहरीके एक और मजहबी जमात है उसकी जो वोट थे वो भी तकरीबन उसमें थोड़ी सी कमी हुई। अच्छा फिर आप 2018 के इलेक्शन का ट्रेंड देख लें, इसी हल्के का देख लें। अच्छा तीसरी जो चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो अभी बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तभी होती हैं जब आपके हाथ में वो, जैसे मरियम साहबा ने कहा कि कारकर्दगी हो। अब हुआ क्या कि इधर ही गिरदोनवा में एक दफा धुंध पड़ी थी, आपको याद होगा, शदीद सर्दी थी और वो धुंध ऐसी थी कि उसने पूरी इलेक्शन का दिन, फिर अगली रात, अगला दिन ले लिया और फिर कहीं दोपहर के टाइम जो है नताइज पहुंचे थे। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद इलेक्शन का नतीजा क्या था ये सबको पता है। ये सब चीजें हुई थी, फायरिंग हुई थी, पूरे वीडियोस तब भी चली थी, लेकिन इलेक्शन का नतीजा क्या था? इलेक्शन का नतीजा डिफरेंट था, वो हुकूमत के हक में नहीं था। ज़िमनी इलेक्शन तो किसी किस्म के माहौल में टेक्निकली हमेशा से आप लोगों का है, मतलब अगर पैटर्न को सामने रखा जाए तो पैटर्न को सामने रखें, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें ऐड कर दें। देखें जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उसमें चूंकि हुकूमत अमूमन तब्दील नहीं होने का इम्कान होता, तो कुछ एक कंपोनेंट वो होता है कि जिनको चूंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल यह है कि जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे अक्सर हुकूमती साइड की जरूरत पड़ती है, खुसूसन हमारे दराज के इलाके में। ये एक नाखुशगवार बात मैं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो भी एक वजह है कि ये हुकूमत चूंकि हमारी फायदा होता है बाय इलेक्शंस के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। लेकिन ये एक जुमला सिंपैथी का एक फैक्टर था। देखें एक सडन डेथ हो गई हो एक पार्लियामेंटेरियन की, तो आप देखें कि कल विक्ट्री के टाइम पे कैसे जज्बाती सीन्स आए, तो ये भी एक लोगों के जहन में कि जी बेटी आ गई,
कैंडिडेट की जो फौत हो गए थे। तो ये बहुत सी चीजें मिलकर तो उस तरफ चले इसमें मजीद बात करते हैं। सर मुझे ब्रेक लेनी है। अभी एक बात कर रहे थे नियाज़ी साहब के एम्पायर वाली बात, थोड़ा सा एम्पायर के हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि अपेरेंटली एम्पायर तो अब रिटायर्ड है, तो नए एम्पायर का बंदोबस्त कब होगा, ये इस इशू पर भी बात करते हुए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें जो बाई इलेक्शन हुआ है सियालकोट के एक हल्के में, उसके हवाले से। नियाज़ी साहब देखिए, एक केस तो अभी हमने बिल्ड किया, इस डिस्कशन के अंदर भी किया, पीटीआई वाले वैसे भी कर रहे हैं, मुसलसल ये बात आप लोगों की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि इलेक्शन में धांधली होती है। इस बाई इलेक्शन को लेकर भी आप लोगों का यही मौक़िफ़ आ रहा है। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब ने कहा था कि सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में अगर मैंडेट चोरी हुआ या डाका पड़ा हमारे मैंडेट पे तो हम सड़कों पर निकलेंगे। सर ये जो ये वो है ना एक जुमला, ये भी आप थोड़ा सा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं माजरत के साथ कह रही हूँ लेकिन लगता है छेड़ बनता जा रहा है कि हर बात पे आप लोग सर कह देते हैं कि आप सड़कों पर निकलेंगे। ना सड़कों पर उस तरह से अभी तक आप लोग निकल सके हैं, ना उस तरह से आप लोग अभी तक तहरीक चला सके हैं। आप लोगों के बकौल तो सारे का सारा मैंडेट चोरी हो गया था 8 फरवरी को। तहरीक चलाना थी सर तो तब चलाना थी, अब ये इस तरह की बातें क्यों करते? एंड अगेन मैंडेट तो अपेरेंटली जिस तरह आप लोग कह रहे हैं आपके बकौल अब चोरी हो गया है, तो फिर क्या आप सड़कों पर आएंगे? यशफीन, एक तो चोरी बड़ा छोटा लफ्ज हो गया है। हाँ, वो डाका ही कहा है उन्होंने। धांधली भी नहीं, अब तो धांधले की बात करें, धांधले हो रहे हैं। हाँ। और अब तो सीधा सीधा वो कहते हैं ना, जब वो एक जमाने में मैच खेला करते थे ना, तो वो फिर जब हारने लगता था ना एक बंदा, हाँ। तो वो बिकते ही उखेड़ के और सारी चीजें सब मान लेके भाग जाता था। अब तो ये सिस्टम हो रहा है। अच्छा। अब उसको आप खुद इसकी डेफिनेशन आप खुद समझ ले क्या हो क्या रहा है। दूसरा आप कह रही है कि जी तहरीक की बात, देखिए पाकिस्तान तहरीक हर वक्त हरकत में है। आपको मालूम है, आपके इल्म में है, मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, मीडिया में अंदर चीजें भी आ रही हैं, जहां पे औरतों और बच्चों को जेलों में डाला जा रहा हो, जहां हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जेलों में डाला हो, उनको उठा के और फिर आपकी लीडरशिप को जेलों में रखा जा रहा हो, उसके बावजूद भी अगर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कामयाब नहीं हो रही, कामयाब हो रही है। लेकिन इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने जो फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कभी भी इतनी फस्तायत कभी किसी दौर में नहीं रही। लोगों के कारोबार नहीं रहे, लोगों के मतलब सोशली उनकी लाइफ खत्म हो गई है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को थ्रेट है। चलिए, मैं बिफोर आई गो बैक टू राजा साहब, सर मुझे वो जो सवाल मैंने पूछा था वन लाइनर कमेंट कर दे। तहरीक चला रहे हैं सर आप लोग? मेरी बात सुने, उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला जेल से खुद लीड करूंगा। वो खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए चीजें वो जो है वो लाएमल तैयार होगा इंशाल्लाह। देखिए तहरीक पिछले तो 3 साल से चल रही है, कोई एक दिन से तो नहीं। पिछले 11 अप्रैल से जब मैं उसके लिए कहता हूँ, देखें इनकलाब फ्रांस ने दुनिया को बदला। जसवीन, ये सोचने की बात है। हुआ क्या कि उससे पहले किंग टू किंग जो है वो हमेशा लड़ाई होती थी, किंग हारता था, किंग बैठता था। लेकिन 11 अप्रैल ने जिस तरह इनकलाब फ्रांस ने दुनिया को बदला कि किंग वर्सेस अवाम आई, किंग वर्सेस अवाम आई, लोग बदले। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 11 अप्रैल 2022 को दुनिया ने एक नया पाकिस्तान का रूप देखा कि जब इमरान खान ने आवाज दी लोगों को। आपको याद होगा पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बाहर आए और इमरान लीडरलेस, मैं कहता हूँ जिसकी जिसकी क़यादत सिर्फ इमरान खान बनी गाला में बैठ के कर रहे थे, पूरी पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे थी, पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे थे। आप ये कह रहे हैं कि वो जेल से बैठ के करेंगे। सर मैं जरा राज साहब को शामिल कर लूं। सर ये जेल से बैठ के तहरीक को लीड करेंगे, तहरीक चलाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं इसके ऊपर तो आती हूँ, लेकिन ये इलेक्शन से क्योंकि जुड़ी अभी हम बात कर रहे हैं। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर आपको पता है एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है जब ज़ाहिर धांधली की बात हो जाती है हर इलेक्शन के बाद, और अभी भी जो है वो ये सवाल उठाया जा रहा है। सर अब उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो भी खत्म हो चुकी है, ऑपोजिशन लीडर मामले में खत भी लिख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों गवर्नमेंट इस इशू में, इस तकर्री में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, या उसको हैंड्स ऑन क्यों नहीं अभी डील कर रही है? देखिए उसकी बुनियादी वजह क्या, आप मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्री की जो प्रोसेस था उसी को देख लें कि क्या हुआ था और अल्टीमेटली किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे जो इख्तलाफात की नोयत थी, जो साथ बैठने की, यानी जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठने को, इवन मुल्की मफाद की किसी ब्रीफिंग में भी जहां पर के हुकूमत की या रियासत की तरफ से बुलाया गया, वहां भी प्राइम मिनिस्टर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और उससे पिछली का पोजीशन को देख लें तो उस वक्त भी सबसे बड़ा मसला यही था और आज भी यही मसला है कि आज लीडर ऑफ अपोजिशन को
ये बात करने की, बैठने की, गुफ्तगू करने की या किसी कॉमन जगह पे बैठने की इजाजत नहीं है। रोज फैसले तब्दील होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का देख लें कि अल्टीमेटली हुकूमत ने फिर उन्हीं की नॉमिनेशन को, हालांकि ये लॉ नहीं है, ये ट्रेडिशन बनी है जरूर, लेकिन ये कोई एज पर आइन की कोई क्लॉज नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो पोजीशन से होगा। लेकिन ये एक हेल्दी ट्रेडिशन है, उसे हम चलाना चाहते थे। फिर इन्होंने उनके भी इस्तीफे का ऐलान किया, फिर दोबारा कहा अच्छा जी अभी तक वो जारी रखें, बल्कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। तो ये बेसिकली उन रवैयों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये चूंकि आइन में है कि जब तक नए का तकर्रुर नहीं होता, तो इसलिए, वरना क्या अगर आप उसी लॉजिक को दें, आज तो लॉजिक उल्टी नहीं सर, लेकिन हो रही है। अभी थोड़ी इसकी वजाहत करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं कि खान साहब जो है वो पार्टी को शायद डिसीजन उस तरह नहीं करने देते या एक डिसीजन पर स्टैंड नहीं करते, उसका ताल्लुक क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से? मैं नहीं समझी इस बात को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे होती है? कंसेंसस बिटवीन दी लीडर ऑफ द हाउस एंड लेकिन सर वो अमल ही शुरू नहीं हुआ ना अभी तक, मैं तो ये सवाल कर रही हूँ। अमल कहाँ से शुरू होता है? अमल कहीं म्यूचुअल कॉन्सेंट से शुरू होता है, कहीं बैठते हैं, कहीं मीटिंग होती है, या कोई नाम जो है वो पेश करते हैं आइदर साइड से। लेकिन बुनियादी तौर पर आप देखें कि असेंबली का माहौल स्वाए, ये जो अच्छी चीज है उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, स्वाए उन जंग के चंद दिनों में जब असेंबलीज का या सेनेट का माहौल एक नेशनल इशू पे हकीकतन काबिल तारीफ रहा, वहाँ की करारदाद देखें या तकारीर। इसके अलावा तो आप किसी, यानी अभी आप फॉरेन विजिट्स की बात कर रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर एक इशू, एक कॉज लेके दुनिया के ममालिक में गए, वीजा विज इंडिया कि जिसने जारहियत की, तो वहां पे भी यही कहा जाता कि वो फॉर्म 47 का वजीर आजम, क्या उसकी कौन सुने? यानी जब ये एटीट्यूड हो नेशनल इश्यूज पे भी, तो वहां पे वेयर डज ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ऐसी अपॉइंटमेंट्स कहाँ लाई करती हैं? जब ये बनाया गया था, अगर ऑपोजिशन ने इस इशू पर अच्छा किरदार अदा किया, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वरना तो करते भी नहीं है गवर्नमेंट के लोग। तो सर जब आप लोगों ने वफ्द बनाया तो ऑपोजिशन के लोगों को शामिल करते, एक पूरा प्रॉपर पाकिस्तानी वफ्द बनाते, आप लोगों ने भी तो इग्नोर किया ना? नहीं, बिल्कुल अपोजिशन के लोगों को शामिल करते, लेकिन वही बात है कि जो मैंने वो आपके कंटेनर्स की बात के ज़िम्मन में की कि हमेशा पार्टीज का कंडक्ट देखते हैं। अदालत में भी जज बैठे होते हैं, तो एक कोई शख्स बेल के लिए अप्लाई करता है, तो वकील कहता है कि जी मैं इस केस टिपिकल की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल केस जी, तो वकील कहते हैं कि जी इसका कंडक्ट देखें कि इसकी पिछली दफा जब जमानत हुई थी तो क्या हुआ। अभी ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा रही हैं, ये आप देखें कि वो जो वाकयात हुए हैं, इन्होंने कहा कि वो अप्रैल में को फलां तारीख को पूरा मुल्क बाहर था, तो वाकई 9 मई को भी तो कितने मुल्क की कितना तनासुब जो है वो बाहर था, और जो कुछ हुआ उसको भी तकाबुल में रखना चाहिए ना कि क्या हुआ। क्या बारे में इमरान खान साहब फिर बोल रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं, वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस प्रोड्यूस की जाए। कंटेनर की बात तो बड़ी आसानी से लोग करते हैं जी, कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन वो क्यों लगे हुए हैं उस तरफ कोर कमांडर हाउस की तरफ कोई इशारा नहीं करता। सर मैं क्विक ब्रेक ले लूं, राजा साहब मैं ब्रेक से वापस आके कोई कमेंट आप ही से पहले लूंगी, फिर न्याय साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ भी हैं, ये जिम्मेदारी से बरी नहीं आप उनको कर सकते। वो क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, बिफोर आई गो टू नियाजी साहब, राजा साहब, शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार नवाज शरीफ भी हैं। 2024 में शिकस्त तस्लीम कर लेते, आज हालात बेहतर होते। उन्होंने कहा जी कि 88, 93, 2002, 2008, 2018 ये सब इलेक्शंस भी हम हारे थे। ये बिल्कुल मैं उस हद तक शाहिद हकान अब्बासी साहब के इस बात की जो है वो तायीद करूंगा कि जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बकौल शाहिद हकान अब्बासी साहब के। क्योंकि उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी साहब को शायद वजीर आजम नॉमिनेट करने का जो फैसला 2017 वाला था उसको फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया। ये लॉजिक मैं भी इख्तियार कर सकता हूँ कि चूंकि मैं जो हूँ वो वजीर आजम नहीं हूँ, तो इसलिए वो जितने भी इकदाम उन्होंने किए हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। यानी मैं वजीर आजम होता सर, ये तो अच्छा काउंटर आर्गुमेंट नहीं है सर। नहीं, ये एक बहुत बड़ी वजह है ना जी। इसके अलावा तो बाकी या तो वो बेहतर होता कि साथ बता भी देते ना कि किस तरह है या क्या हो रहा है, क्या मुल्क में महंगाई की शरह जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो कम नहीं हुआ,
क्या जो अपना फॉरेन रेमिटेंस हैं उनमें 40% इजाफा नहीं हुआ, क्या अभी जो बजट आ रहा है ये पिछले बजट की निस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से हुकूमत नहीं होगी, क्या इस हुकूमत ने एक अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो धूल नहीं चटवाई। ये सारे फैक्टर्स अगर मद्देनजर रखें तो 1 साल का अरसा हुआ है, कोई यूटोपियन कंडीशंस नहीं है। अभी न्याज साहब मुझे एक जुमला ऐड कर रहे थे, न्याज साहब ने अभी कहा कि वो विकेटें छोड़ने वाली मिसाल दी, तो ये तो मिसाल हारने वाले पे सादक आती है कि जब वो बिल्कुल समझता है कि अब कोई उम्मीद नहीं रही तो उसके बाद वो यही कह रहे थे न्याय साहब, यही कह रहे थे कि आप लोगों को पता है कि जीतने का और कोई तरीका नहीं है इसलिए आप लोग विकेट लेके भाग जाते हैं, वो यही कह रहे थे। नहीं तो हमने ये नहीं कहा, विकेट तो वो उठा के भागता है जो जिसे पता होता है भाई अब मेरी उम्मीद कोई नहीं। चले मैं मिसाल भी मैं न्याजी साहब से, आपने क्योंकि बड़ा ना वो किया लिस्ट डाउन किया अपनी अचीवमेंट्स को, न्याजी साहब आपने सुना राजा साहब को, वो कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है, मईशत के बहुत सारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, एक बड़ी जंग में सर हमने कामयाबी हासिल की, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं 1 साल के अरसे के अंदर। और आप क्या चाहते हैं सर, कौन सा जादू का चिराग है जो ये हुकूमत के पास होता, या मजीद ये क्या करते? यशवीन, जहां तक दिफा की बात है ना, उसके लिए पूरी कौम इकट्ठी थी। हाँ, वो और उसके लिए पूरी कौम इकट्ठी थी। हाँ। जनाब इमरान खान साहब, हम फ्रंट लाइनर थे, फ्रंट लाइनर वॉरियर्स थे। हमने आरएसएस का एजेंडा जो है पूरी दुनिया के सामने रखा। ये अपने लीडरान का बता दें कि किन्होंने मोदी के खिलाफ या मोदी के आरएसएस एजेंडे को दुनिया के सामने रखा, इसके ऊपर बता दें। हम समझते हैं हम इस मुल्क के हम रहने वाले हैं, ये मुल्क के रहने वाले नहीं है। इनके तो जायदादें ही बाहर हैं, ये तो जब चाहेंगे बाहर चले गए। हमने तो मरना जीना इधर ही है। अभी आपको देख लें कि हमारे लीडर ने कभी ना बीमारी की ना बाहर जाने की बात की है। वो तो कहते हैं ये मेरा वतन है, मैंने यहीं रहने। हम तो हर दौर में और हर वक्त ये कहते हैं इदारे मतलब के दिफा के लिए जो वतन के लिए खड़े हैं, सिपाही खड़े हमारे बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, जहां खड़े हैं उनके साथ। अच्छा, वैसे न्याय साहब बात सुने, राजा साहब ने अभी अप्रिशिएट किया। नहीं बिल्कुल, आप जरूर मुकम्मल करें, मुकम्मल जिम्नी सवाल ले लेना। अच्छा चले मुकम्मल कर ले। देखिए, अगर ये कामयाबी देखें पूरे पाकिस्तान या पूरे वतन के या पाकिस्तानियों की है, वो बता दें, या नहीं ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो नक्शा बनाया था जंग का, अपना एक हमारी लीडर थी, उन्होंने तो कहा था कि वो प्लानिंग ही हमने किया, मैं नाम नहीं लेता माजरत के साथ। अच्छा, तो उसके मियां नवाज शरीफ जी नक्शा बनाया था, जी मैं नाम ले, वो आप बेहतर समझिए। अच्छा, दूसरा इकोनॉमी की बात करें, हमारे पास इस वक्त जितना भी पैसा है वो सब उधार पे है। हमने अपने एसेट्स बेचे हैं जो दुनिया को दिए, हमने अपने एसेट्स कम किए हैं। रेकोडिक में हमने अपने 15% जो है वो बेचे हैं। हमारी मईशत नीचे आई थी। 2022 में आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% थी, आज उठा ले आपकी कितनी परसेंट है? आज आप डॉलर की कीमत दिखा लें, आप गोल्ड की कीमत देख लें, आप उसके अलावा जी आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो देख ले, वो बंद पड़ी है। तो सर इन सब चीजों में परफेक्ट होने का क्लेम तो कोई नहीं कर रहा ना, ये तो कह रहे हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं इन चीजों को, ये सारी चीजें खराब थी, कौन किसी ने दावा नहीं। 3 साल से अब देखें यशवीन, 2022 से लेके अब 2025 आ गया है। अब मतलब ये कितनी और नीचे से अपने वो लेंगे अपना, जिसको कहते हैं जी अपना वो टायर गाड़ी का पंचर हो ना, उसमें क्या हम लगाते हैं नीचे। सर आप इनको इनके 5 साल पूरे करने दें, मेरा ख्याल है इतना ही वक्त दिया जा सकता है जो कि सेट है, गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बाद हमें हिसाब किताब कर लेंगे। PDM 2 है ना, PDM 2 चल रहा है इनका टेन्योर। अब 3.5 सालों में भी ये चाहते हैं कि हमें जो है वो नीचे से कुछ जो है वो हाथ रखे जाए खुदा के लिए। अगर अपने पांव पे आप खड़े नहीं हो सकते, ये खड़े ना होंगे, इनके पास देखें खड़े होने के लिए आपको मॉरल अथॉरिटी चाहिए। लेकिन अच्छा न्याय साहब, वैसे एक ज्यादती की आपने जो मैं पहले भी सवाल करना चाह रही थी, बिल और विश चाहिए जो दोनों नहीं है। नहीं न्याय साहब, आपने एक ज्यादती की है। कॉन्स्टिट्यूशनल आज इदारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो आप देख लें कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर MNS को मारा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब अपने जज बिठाए जा रहे हैं, तो कभी दुनिया में ऐसा नहीं हो। इलेक्शन कमीशन किधर खड़ा है? तो आपके जब आईनी अदारे अपनी परफॉर्मेंस हो चुके हो, तो क्या आप कह सकते हैं
कि हम पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं। नहीं सर, लेकिन मैंने राजा साहब से कोई कमेंट लेना है, मेरे पास वक्त भी कम हो रहा है। 47 में अंदर के ले नहीं, लेकिन न्याजी साहब आपने एक ज्यादती किया। देखिए राजा कमरुल इस्लाम साहब ने अप्रिशिएट किया आप लोगों के किरदार को जंग के दौरान। उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने पाकिस्तानियत का भरपूर सबूत दिया। सर प्राइम मिनिस्टर नून लीग के, गवर्नमेंट नून लीग की धूल चटा दी दुश्मन को, इतना तो अप्रिशिएट कर दें आप लोग, वो भी नहीं मान के देते। सर ये तो गलत बात है, ये ज्यादती है। ओहो, हमने तो कहा है कि हम हर उस फौजी के साथ खड़े हैं जो अपनी जान का नजराना दे रहा है। नहीं सर, आपको शहबाज शरीफ साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के। आपको भी अश्विन हकायक का पता है। चले ठीक हो गया, हमें भी पता है। हम जबरदस्ती तो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर को, मुझे मैं मांगे दोहल बता दूं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के, ये तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे। मुझे उन वफूद का भी पता है जिनको इन्होंने कहा था कि जी हमारे तो हाथ खड़े हैं, जैसा आप कहेंगे। चले मेरे पास अब वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया। राजा साहब वो कह रहे हैं जी वो तो जानते हैं सिचुएशन को। मैं वो उस बात पे भी नहीं जाता। मैं चूंकि फिर डिप्लोमेटिक चीजें आ जाती है, मेरे इल्म में है कि इनकी स्टैंडिंग कहाँ थी। चले जी राजा साहब वो कह रहे हैं ये इल्म में है उनकी कि आप लोगों की स्टैंडिंग आती है, आप लोग तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे। इफ इट वाज़न्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस तो शायद ये सब कुछ ना होता। राजा साहब जी हम बिल्कुल जंग लड़ना नहीं चाह रहे थे। जंग तो वो लड़ना चाह रहे थे कि जिन्होंने पुलवामा वाकया के बाद जब एयरफोर्स ने जहाज मार गिराया और पायलट गिरफ्तार कर लिया, तो अगले दिन कांपती टांगों के साथ असेंबली पे खड़े होके ये कहा कि क्या मैं भारत पे हमला कर दूं। हम तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो लड़ना चाह रहे थे। और फिर कहा कि साथ ही उसी सांस में कि हम खैर सगाली के तौर पर पायलट वापस करते हैं। और हमने रात को 3 दफा फोन किया, मोदी ने फोन नहीं उठाया। अब कौन लड़ना नहीं चाह रहा था जिसने रात को 2 बजे हुक्म दिया कि जी हाँ जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें। रिकॉर्ड पे है, सबके सामने वजीर आजम का बयान था जब सारे जो वहाँ के थे अपना तमाम बैठे हुए थे। और फिर अगले 3 घंटे के बाद जंग रोकने का जो हुक्म था, इजाजत कि जी अब चूंकि वो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं तो अब जंग बंदी कर लें, वो स्विमिंग पूल से दिया नमाज फजर के बाद। तो ये तो लड़ना नहीं चाह रहे थे और वो लड़ना चाह रहे थे जो कह रहे थे कि क्या मैं हमला में बात करती, लेकिन मैं एक जैसे वाकयात को कम करता। इस बात के मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी होगी सर कि पुलवामा के बाद भी जो कुछ हुआ था वो एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के लिए हुआ था। अभी भी जो हुआ है नेशनल इंटरेस्ट में हुआ है, पाकिस्तान के लिए हुआ है। उसे भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसे भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दोनों दफा हमारी जीत हुई थी, दोनों ये जो हमारी वो है विक्ट्रीज है उन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज अ नेशन के रिस्पेक्टिव किसकी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आपका राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपके वक्त के लिए। अमजद नियाजी साहब से बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।